Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself, Professor Irfan Haider, and I am your physics teacher. बेटा आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इसका पहला यूनिट का जो पहला आर्टिकल है मैं स्टार्ट करूंगा वो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज इसका बेसिक हमारे पास टॉपिक है जो पूरे चैप्टर में रिपीटेडली चार्ज के बारे में डिस्कशन रहेगी। इसलिए सबसे पहले आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं चार्ज को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्ड है ये दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। पहला वर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो के मीनिंग्स हैं चार्ज। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रो के वर्ड से हम डिराइव करेंगे चार्ज को। और आगे जो हमारे पास दूसरा वर्ड है वो है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स से आपने याद रखना है इसका मतलब है स्टेशनरी, या बेटा हम इसे कह सकते हैं एट रेस्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। हम लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study about charge at rest। अब ये बात आपने याद रखनी है कि हम यहाँ पे चार्ज को स्टडी करेंगे बट इन अ रेस्ट कंडीशन, जब वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। इसके साथ ही आपने एक और डेफिनेशन को भी याद रखना है कि यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है तो हम उसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन यही चार्ज अगर मूवमेंट कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तब हम उस स्टडी को क्या नाम देंगे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन आपकी बुक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12 के बाद आपको चैप्टर 13 नजर आएगा जो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, और मोशन वहां आपने ब्रीफली डिस्कस करना है हमने कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, करंट। इसलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बजाय उन्होंने उस चैप्टर का नाम दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम नेक्स्ट यूनिट में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है जो हमारे पास बेसिक पॉइंट है आज का, हमने जो स्टडी करनी है वो करनी है चार्ज के ऊपर। तो इसीलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये चार्ज है क्या। यहां से बेटा हम चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपने याद रखना है चार्ज ऑन अ बॉडी is an
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब पहली बात यह आ जाती है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जिस प्रॉपर्टी की कोई बेसिक रीजन ना हो, मतलब कोई खास वजह ना हो। जैसे हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा क्वेश्चन ये हो कि सर ये चार्ज क्यों होता है, तो हम इसकी कोई वजह नहीं बता सकते। हम सर यही कहेंगे कि सर बस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, क्योंकि हमें उसकी कोई बेसिक वजह पता नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर हम कहना चाहें कि सर उसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता, तो ये वजह हमें पता नहीं है। इसलिए हम ऐसी प्रॉपर्टी को जिसके हमें कोई बेसिक रीजन पता नहीं होती, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि हम ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का वर्ड शायद पहली बार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा है, शायद उस प्रॉपर्टी के साथ इंट्रिंसिक ना लिखा हो। जैसे कि मैस, हम कहे ये बोर्ड मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मैस है। अब ये हुआ कि इसका मैस क्यों है, इसकी कोई वजह नहीं पता हमें, तो हम ये कहेंगे मैस इज आल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। लेकिन आपने याद रखना है कि मैस और चार्ज एक जैसी चीजें नहीं है, इनमें कुछ खास डिफरेंस है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बल्कि मैं इसी तरफ आ रहा हूं। आपने याद रखना है जो मैस है किसी ऑब्जेक्ट का, एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि हमारे पास ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। सपोज कर ले ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है आप जानते हो, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे ही तरफ मैं क्या करता हूं, एक न्यूट्रॉन भी बना देता हूं, और आप जानते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, और इसे मैं एन लिख देता हूं कि जो शो हो रहा है किस चीज को, न्यूट्रॉन को। अब इनमें दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा, और उसकी वैल्यू होती है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसका क्या होता है, मैस भी होता है, और वो मैस हमारे पास है 9.10 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन की तरफ जब आप आते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन क्या है, इसका कुछ ना कुछ मैस जरूर है। और एक इलेक्ट्रॉन का मैस आपके पास होता है 1.67 10⁻⁸ -27 kg। आगे देखें। हाँ तो बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर मैस हमारे सामने है वैल्यू, लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इस सारे सिनेरियो से हमें एक और पॉइंट क्लियर होता है कि जो चार्ज है कैन नॉट एग्जिस्ट
विदाउट mass, मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर एक ऑब्जेक्ट का मैस ना हो, और मैस एग्जिस्ट कर सकता है कि चार्ज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए पॉइंट चार्ज सपोज करेंगे। आगे मैं ऐड करता हूं। अब टॉपिक को आगे जो हमने स्टडी करना है उसमें हम इन चार्ज को एज पॉइंट चार्ज स्टडी करते हैं। पॉइंट का वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कोई ऐसी चीज जिसकी ना तो कोई लेंथ हो, ना कोई हाइट हो, ना कोई विड्थ हो, तो उसे हम पॉइंट सपोज करते हैं, या दूसरी वर्डिंग में हम उसे डायमेंशनलेस भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं ये बात भी ऐड कर देता हूं, चार्ज हाँ तो बेटा हमने अब टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्कस करने हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिवाइड द चार्ज इनटू टू टाइप्स। इस साइंटिस्ट ने चार्ज को दो टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें उसने एक को कहा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को कहा नेगेटिव चार्ज। अब बात यह है कि किस तरीके से किसी एक न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, सबसे पहले मैं नेगेटिवली चार्ज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। किसी बॉडी के ऊपर जब हम नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज यहां पे मैं बना देता हूं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉडी है, न्यूट्रल है। अगर मैं इसे नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, इस बॉडी के अंदर एंटर कर दूंगा, जिससे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय गेन द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से, एक इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से किसी न्यूट्रल बॉडी में उसके ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे? तो बच्चे कहते हैं कि सर अब हम प्रोटॉन को एंटर कर देते हैं, बिकॉज प्रोटॉन क्या होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से। लेकिन नहीं बेटा, हम प्रोटॉन को कभी भी किसी एटम से निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज प्रोटॉन के बीच में जो कि न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, जिनको हमने आगे चल के डिटेल में पढ़ना भी है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि हम प्रोटॉन को कभी भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसमें क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे होते हैं। सो मैंने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगी, लूज करेगी, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सो पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि प्रोटॉन है, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद बेटा आगे हमने बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ, लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। जो कि सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इनमें रिपल्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तब भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल ही करते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, अनलाइक चार्ज आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक मीन अपोजिट चार्ज होंगे, दो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उनमें अट्रैक्शन की फोर्स जनरेट होती है। इसके बाद वन लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। एक चार्ज बॉडी हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी।
बेटा एक बात आपने याद रखनी है, जैसे मैंने अभी भी बताया है पहले, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल हो, उसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे यहां मैंने 4 और 4 बनाए हुए हैं, लेकिन यहां मैंने क्या कर दिया, 4 अलग कर दिए, वो 4 भी अलग कर दिए। जब ये न्यूट्रल होगी तो ये मिक्सअप होंगे। ये क्या हुआ, हम जब एक चार्ज बॉडी, जैसे मैंने यहां पे लिखा अचार्ज बॉडी, अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और इसे मैं एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ला रहा हूं। जब ये न्यूट्रल बॉडी के करीब आती है या टच में आती है, तो ये क्या करती है, इस न्यूट्रल बॉडी को डाइपोल बना देती है। मतलब इसमें मौजूद पॉजिटिव को ये अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज बन जाएंगे तो अट्रैक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो, तब ये नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। यहां से हमें क्लियर हुआ कि एक चार्ज बॉडी हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी किसी न्यूट्रल बॉडी को। यहां तक बेटा इस आर्टिकल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आगे 2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आए डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1, अ बॉडी ए attracts another body B which is positively charged. The charge on A will be negative, neutral, positive, both A and B. इसका सॉल्यूशन देखें। वो कह रहे हैं कि एक बॉडी A है जो बॉडी B को अट्रैक्ट करती है, और वो जो बॉडी B है वो पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स ऐसे हो गया कि ये हमारे पास एक बॉडी हो गई ए, और क्या हो गया, ये बॉडी है बी। उसने में ये बात क्लियर कर दी है कि जो बी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और हमने क्या करना है, इस ए के ऊपर चार्ज को फाइंड करना है। तो देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा जो हमारे पास लॉ नंबर 2 था, जो हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज कौन सी फोर्स हो रही है, अट्रैक्शन की फोर्स जनरेट हो रही है। लेकिन दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था कि हमेशा एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। इट मीन्स ये बॉडी न्यूट्रल भी तो हो सकती है, तो नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहां से क्लियर हुआ कि हमारे पास ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शो अ टेस्ट फॉर अ चार्ज बॉडी, अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हमें श्योरिटी देता है कि एक बॉडी क्या रखती है, कौन सा चार्ज रखती है। तो देखें, इसी जगह को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिक, और ये भी आपको बता देता हूं कि ये इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हम पहले केस में किसको चेक कर रहे हैं, अट्रैक्शन को चेक कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन दूसरी बात वो तो भी तो ठीक थी कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, सॉरी, ये न्यूट्रल भी तो हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये बॉडी इसे क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तब आप क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। दोनों में अगर रिपल्शन की फोर्स है
तो क्लियर है, आप कहोगे कि सर ये जो चार्ज है दूसरा सेम ही होगा। अब सेम से हमें क्लियर हो रहा है कि रिपल्शन जो हमारे पास है ये क्लियर टेस्ट है जो हमें किसी भी बॉडी का श्योर बता सकती है कि कौन सी चार्ज है, क्योंकि रिपल्शन सिर्फ सेम चार्ज में हो सकता है। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। और अगर ये नेगेटिव है, रिपल्शन जनरेट हो रही है, तो ये की भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हम चेक करेंगे कि जो चार्ज है ये कौन सी क्वांटिटी है। और क्वांटिटी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका यूनिट क्या है, और यूनिट के साथ हम इसकी डायमेंशन भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और साथ में एक और छोटी सी कोटेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट चार्ज के बारे में। स्टार्टेड। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आपने याद रखना है। और इसके वैसे तो काफी सारे यूनिट है, लेकिन मैं इसका सिंपल एसआई यूनिट ही फिलहाल एक्सप्लेन करता हूं। इज कोलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसकी डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि आप जानते हो जो चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई टी, देन इट्स डायमेंशन इज एम्पेयर सेकेंड टाइम, यानी कि टी। ए टी इसकी क्या है, डायमेंशन है। अच्छा बेटा, सवाल इस चार्ज के हवाले से आपने याद रखना है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और proton is the smallest charge in the universe। मतलब यूनिवर्स में इनसे छोटा चार्ज नहीं पाया जाता जो कि इंडिपेंडेंट क्या कर सके, रह सके, खुद को एग्जिस्ट कर सके। और अगला ये हो गया कि ये चार्ज की वैल्यू कितना होती है, मैंने पहले भी लिखा है। इसकी वैल्यू है 1.60 10⁻⁻19 कोलम। क्योंकि इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए इसे मैं नेगेटिव ऐड कर देता हूं और इसके साथ मैं लगा देता हूं ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपने याद रखना है। आगे जब भी चैप्टर के अंदर मैं ई लिखूंगा तो उसका मतलब है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। तो ये एग्जैक्ट आपने याद रखना है। अगर यही चार्ज इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन पे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इसे हम इक्वल कर देंगे यहां पे प्लस ई के साथ। वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन के लिए और ये आपके पास है प्रोटॉन के लिए। इससे छोटा चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस अगर हम ये कहना चाहें कि E/2 और E/3 और E/4, मतलब फ्रैक्शन में इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लास्ट यूनिट में 21 में कुछ इंप्रूवर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर तो वो सवाल कर देते हैं कि आखिर में तो सर टेबल के ऊपर 21 के एंड में कॉक्स का जो टॉपिक है वहां पे इसकी फ्रैक्शन की गई है, तो उसको मैं वहीं पे ही डिस्कस करूंगा।
क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट, ये स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट इनके ऊपर एग्जिस्ट हो सकता है, जबकि क्वार्क्स अकेले नहीं रह सकते, फिर उनकी अलग प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने याद रखना है अ बॉडी कैन ओनली हैव चार्ज मल्टीपल ऑफ E। इट मीन्स अगर हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है और हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं Ne इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ क्या लगाते हैं, माइनस। अगर आपने 1 ऐड किया तो ये -1E बन जाएगा। अगर 2 आपने ऐड किए हैं तो आप जानते हो -2E। 3 आपने ऐड किए हैं तो Q इज इक्वल टू -3E। लेकिन कभी भी -E/2 ये ऐड नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि स्मॉलेस्ट चार्ज मैंने अभी आपको बताया वो है E, कंप्लीट वैल्यू, लेकिन फ्रैक्शन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए ये सारे के सारे याद रखने हैं आपने, मल्टीपल ऑफ E होंगे, 1 2 3 10, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the total charge is always remains constant। जैसे कि आप जानते हैं एक न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट न्यूट्रॉन में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर +1 एंड -1 का चार्ज होता है। और इस इक्वेशन से क्लियर आपको पता लग रहा है कि रिएक्शन से +1 एंड -1 दोबारा क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल भी हो रहे हैं। सो आइसोलेटेड सिस्टम में जो होगा, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी। तो उसमें आपके पास बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड हमारे पास एक और है कन्वेक्शन। ये 3 प्रोसेस हैं किसी भी बॉडी को क्या करने के, चार्ज करने के, जो आगे चल के हम मजीद चैप्टर्स में डिस्कस करते रहेंगे। सो इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।